हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 9 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये है यहाँ पे पिक्चर है मस्क, एलन मस्क की, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। तो व्हाट्सएप को लेकर अभी काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप की एक प्राइवेसी पॉलिसी है जिसको लेकर की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे। तो व्हाट्सएप ने क्या किया है यहाँ पे, ये एक उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है जिसको लेकर के जो भी इसके तहत मतलब व्हाट्सएप के थ्रू जो भी बातचीत होती है वहां से कुछ डेटा व्हाट्सएप यूज कर सकता है। तो इस प्रकार की कुछ पॉलिसी लेके आया है व्हाट्सएप अभी। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। तो इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पर एलन मस्क। तो ये दिखाया गया है इसके जरिए कि किस प्रकार से व्हाट्सएप का कितना बड़ा इस्तेमाल है आज पूरी दुनिया के अंदर, और क्या इसके तहत मतलब उनकी पॉलिसी बनाई जा रही है। व्हाट्सएप आप जानते हैं व्हाट्सएप किसका है, व्हाट्सएप को फेसबुक के द्वारा ओन किया जाता है। और फेसबुक किसका है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फेसबुक के मालिक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, चलो मैं बता देता हूँ। इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। तो मार्क जकरबर्ग है इनका नाम, फेसबुक के जो मालिक है उन्हीं का ही व्हाट्सएप है। तो ये जो इनकी पॉलिसी लेकर आए हैं अभी, ये प्राइवेसी पॉलिसी, उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है भारत के अंदर व्हाट्सएप का। तो ये है एलन मस्क और मैं बात कर रहा हूं जकरबर्ग। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आज के समय में दुनिया के अंदर। ये एक परसों की न्यूज है, यानी कि यूएसए के अंदर आप समझ सकते हैं दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है यूएसए की है, वहां पर इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला है कि वहां की कांग्रेस यानी कि संसद जिसे हम बोलते हैं, वहां पर कई सारे लोग, आपने देखा भी होगा, वीडियो देखे होंगे, पिक्चर्स देखे होंगे, भीड़ तंत्र एक प्रकार से उसके अंदर घुस गया और ताबड़तोड़ तबाही मचाने का वहां पर प्रयास किया गया। कई सारी चीजें चुराई गई वहां पे। तो बहुत ही मतलब अभद्रपूर्ण व्यवहार ये किया गया। दुनिया के सामने बुरी तस्वीर पेश करता है कि यूएसए के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दिया जाना, जो कि ट्रंप वहां पे कर रहे हैं। आपको पता है कि जो बाइडेन वहां पे चुन करके आ गए हैं, अभी 20 जनवरी को शपथ लेंगे वहां पे वो, लेकिन आसानी से सत्ता नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वहां पर। तो ये काफी ज्यादा चर्चा इसमें चल रही है। अभी नेशनल गार्ड लगा दिए गए हैं ये वहां पे कांग्रेस के बाहर जो सारे के सारे। ऐसा भी हो रहा है कि क्यों ना ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही महाभियोग के प्रक्रिया के दौरान इनको हटाया जाए। तो यहां बताया गया है महाभियोग अनुच्छेद 25 जो है यूएसए के संविधान का, उसके तहत महाभियोग चलाने की बात भी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं, पता होना चाहिए आपको इनके बारे में, क्योंकि जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट चुनकर के आने वाले हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और ट्रंप यहां पर रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो दोनों ही घोर विरोधी हैं एक दूसरे के, और ट्रंप नहीं जा रहे हैं हाल, मतलब बड़ी आसानी से नहीं अपनी गद्दी को छोड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, चर्चा में बहुत ज्यादा चल रही हैं सारी की सारी चीजें। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये न्यूज है एक कांस्टेबल भर्ती, राजस्थान के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी अभी हाल ही के 1-2 महीने पहले हुई थी भर्ती ये। तो यहां पर अभी क्या किया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का मुख्य कारण क्या है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ है, इसके तहत क्या किया है कि ये जिलेवार परिणाम निकालने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कौन, राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने एग्जाम कंडक्ट कराया था और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका परिणाम निकालने की बात कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ जाएगी, जबकि पूरे राजस्थान के अंदर सेम पेपर इस बार कंडक्ट कराया गया था। तो अलग अलग कट ऑफ निकालने का क्या कारण है यहाँ पे। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी रोक लगा दी है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसमें और देरी होने वाली है अभी आपको फिजिकल जो आपकी डेट आएगी उसके लिए, क्योंकि पहले परिणाम अटक गया अभी आपका। तो आप धैर्य बना के रखें, जो भी होगा अच्छा होगा। हाईकोर्ट अपने काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, लेकिन ये यहाँ पे न्यूज कवर की गई है, अभी हाल ही में आई है, कल ही न्यूज ये आई है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, बोरनाडा जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारत के बाहर हम अपना सामान भेज सकें, हैंडीक्राफ्ट स्पेशली उसको बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। ये कहां पे बनाया गया है, बोरनाडा जोधपुर के अंदर। ये याद रखिएगा, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर राजस्थान में बनाया गया, बोरनाडा जोधपुर के अंदर बनाया गया है, हैंडीक्राफ्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अब इसको स्पॉन्सर किसने किया है, यानी कि पैसा किसने दिया है, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पैसा दिया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए। 25 करोड़ की लागत से इस सेंटर को बनाया गया है।
तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है यहाँ पे, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। हैंडीक्राफ्ट से संबंधित चीज़ें हैं, उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। ये बात की जा रही है लंदन की, तो लंदन में है थेम्स नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे कि भारत के अंदर गंगा नदी है, इसी प्रकार से थेम्स नदी है। ये पिक्चर है थेम्स नदी की लंदन में। तो यहाँ पे ये कई सारे रंग, कई सारे कलर्स का यूज किया है, मतलब कि लाइटिंग का यूज किया है। स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा के कर्मियों के प्रति आभार को व्यक्त करने के लिए ये लाइटिंग की गई है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील किया गया कोविड-19 को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, तो उनको सम्मान देने के लिए ये इस प्रकार की चीज की गई है। कलरफुल लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। ये थेम्स नदी की पिक्चर है यहाँ पे लंदन के अंदर। पता होना चाहिए थेम्स नदी कहां पर है, तो यूके लंदन के अंदर स्थित है थेम्स नदी। ये बात की जा रही है घना में मृत मिला है स्टोन कर्लीव। स्टोन कर्लीव एक पक्षी होता है, तो वो अभी यहाँ पे इसकी मतलब बॉडी मिली है यहाँ पे, और 4 कोए भी यहाँ पे, मतलब कौवे जो होते हैं हम बोलते हैं इनको, वो भी मृत मिले हैं। तो ये बात की जा रही है बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा। नाम याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है। एवियन इन्फ्लुएंजा मैं आपको बता चुका हूँ, बर्ड फ्लू को ही बोलते हैं। तो मतलब घना तक इसकी दस्तक आ चुकी है बर्ड फ्लू की। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में विश्वविख्यात है घना अपने बर्ड्स के लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पक्षी यहाँ पर देश विदेश से आते हैं प्रतिवर्ष। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं कई सारे, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है घना। कई सारे देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो इस पर भी अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे एक पक्षी की मरने की खबर आई है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। तो ये बात की जा रही है बर्ड फ्लू की। आपको पता होना चाहिए घना पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव नेशनल पार्क, ये एक ही नाम है। तो ये है भरतपुर जिला के अंदर, राजस्थान में है। ये ईस्टर्न साइड है राजस्थान की, वहां पर स्थित है भरतपुर। यहाँ पर स्टोन कर्लीव की मौत का मामला सामने आया है इस पक्षी उद्यान के अंदर। तो इसे केवलादेव नेशनल पार्क बोलते हैं इसे। ये एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा रामसर साइट है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, मतलब कि ये इसको दर्जे मिले हुए हैं केवलादेव को, या हम कह सकते हैं घना पक्षी अभ्यारण्य को दर्जा मिला हुआ है नेशनल पार्क का, रामसर साइट का और विश्व विरासत का, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये 3 दर्जे मिले हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब बात चल रही है बर्ड फ्लू की। तो बर्ड फ्लू का ये इसको बताया जाता है H5N1। नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाती है। H5N1 मतलब बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू का एक नया स्ट्रेन सामने निकल करके आया है केरल में, यहाँ पे इसकी बात हुई थी H598। ये इसका नया स्ट्रेन या इसे नया वर्जन बोल सकते हैं बर्ड फ्लू का। इसका नाम भी याद रखिएगा H598। इसी के कारण केरल के अंदर बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया था। तो केरल के अंदर बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसका एक नया वर्जन देखा गया है वहां पे H598। अब आपको पता होगा राजस्थान के अंदर पिछले 1-2 वर्ष पहले सामर झील काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स यानी कि हजारों की तादाद में यहाँ पे बर्ड्स मर गए थे। उसका कारण था एवियन बोटुलिज्म। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहा है बर्ड फ्लू। तो इसके संबंध में इसी प्रकार की घटना हो चुकी है सामर झील के अंदर। एवियन बोटुलिज्म के कारण बताया गया था कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पक्षी मर गए थे सामर झील के अंदर। सामर आपको पता है कहां पर स्थित है, आप मेरे को बताइए। राजस्थान के अंदर स्थित है, सॉल्ट लेक है सामर। सामर लेक किन किन जिलों के तहत आती है? सामर लेक कितने जिलों के तहत आती है? जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अभी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू के जो सैंपलिंग है वो कहां पे भेजी जा रही है? भोपाल भेजी जा रही है। ये काफी ज्यादा चर्चा में है। तो भोपाल में एक लैब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, तो जांच के लिए सैंपल्स वहीं भेजे जाते हैं। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। तो ये कहां पर है? भोपाल के अंदर है, HSADL हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। इंपॉर्टेंट बन जाती है ये, क्योंकि काफी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, तो कई सारी जगहों पर भी बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है बर्ड फ्लू को लेकर के, तो इस चर्चा में काफी विषय, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये न्यूज है कि यहाँ पे कोटपा कानून को लेकर के न्यूज है। कोटपा एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें संशोधन की बात की जा रही है। कोटपा क्या है? सिगरेट तंबाकू पर सख्त कानून की तैयारी बनाने की बात की जा रही है। तो सिगरेट तंबाकू संबंधी कानून है कोटपा, इसके बारे में हम देख लेते हैं अब क्या चीजें हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो सिगरेट व तंबाकू को लेकर भारत में एक कानून बनाया गया जिसको बोला गया कोटपा। कब बनाया गया ये पता होना चाहिए, 2003 में ये कानून आया था। इसका पूरा नाम है सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, इसको बोलते हैं कोटपा। तो ये एक्ट है सिगरेट तंबाकू को लेकर के।
अब क्या कहता है ये एक्ट, इसके तहत बताया गया कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू नहीं सेल कर सकता है। ये कहा गया था कोटपा एक्ट के तहत कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो तंबाकू उत्पाद सेल नहीं कर सकता है। तंबाकू, या हम बोल सकते हैं इसके तंबाकू में गुटखा, सिगरेट, सारी चीजें आती हैं ये। और इसके अलावा बोला गया था कि स्कूल के आसपास तंबाकू की दुकान नहीं होगी। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बताई गई हैं कोटपा एक्ट 2003 के अंदर। अब सरकार जो है, केंद्र सरकार इस कानून में संशोधन करने की तैयारी में है। वो क्या बोल रही है यहाँ पे, ये जो उम्र है जो कि 18 वर्ष थी पहले, कि इससे नीचे की उम्र के व्यक्ति कोई भी सेल नहीं कर सकते हैं टोबैको प्रोडक्ट, इसको अब 18 से 21 किया जाएगा। यानी कि अब ये ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि 21 साल से कम उम्र का जो भी व्यक्ति है वो टोबैको प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। और स्कूल के आसपास 100 मीटर की परिधि का इन्होंने दायरा बताया है कि इस 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। और उसके अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध भी है, प्रावधान उसके तहत दिए गए हैं, मतलब दिए जाएंगे अभी जो नया संशोधन लेके आएंगे ये लोग। तो ये कुछ इसके चीजें इसके संबंध में बात की जा रही है। अब हम देख लेते हैं तंबाकू से संबंधी एक रोग है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मोज़ेक रोग। तो तंबाकू को लगने वाले नाम है, तंबाकू को जो रोग लग जाता है उसका नाम है मोज़ेक रोग। पूछा गया एग्जाम में कई बार ये कि मोज़ेक रोग का संबंध किससे है, तो तंबाकू से मोज़ेक रोग का संबंध। राजस्थान में तंबाकू को लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया गया था गहलोत सरकार के द्वारा। जुलाई 2012 में यहां पर तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था। गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था 2012 जुलाई में, और इसको कहा गया था कि 2025 तक एलिमिनेट करना है राजस्थान से, यानी कि 2025 तक गुटखा को समाप्त करना है राजस्थान से, लक्ष्य ऐसा रखा गया था। तो इसके लिए राजस्थान में इस प्रकार के प्रयास किए गए थे, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक्ट, इसके बारे में बात जो की जा रही है, उम्र 18 से लेकर 21 वर्ष की जाएगी और 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया जाएगा जहां पे कि आप टोबैको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेंगे। ये न्यूज है एक यूपी के भदोही से आ रही है न्यूज। तो यहां पे क्या बात बोली जा रही है कि देश का सबसे बड़ा कालीन बाजार स्थापित किया जा रहा है। कहां पे किया गया है, सॉरी, यूपी के भदोही में। तो कालीन बाजार यहां पे बताया गया है कि यहाँ पे पर्शियन कालीन क्या होता है, पर्शिया यानी कि ईरान की बात की जा रही है, पर्शियन कालीन। इसके अलावा अन्य कई सारी कालीन यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो भदोही नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा कालीन बाजार ये बनने वाला है भदोही। तो ये यहाँ पर एक न्यूज कवर की गई है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको तकरीबन 180 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये जो सेंटर, ये जो डेवलप किया गया है, ये जो एरिया है यूपी के भदोही में, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ये न्यूज है यहाँ पे ईरान की तरफ से न्यूज है ये। तो भूमिगत सैन्य ठिकाना है इनका, सुरक्षा के लिए ईरान ने मिसाइल बेस बनाया है। तो ये न्यूक्लियर की एक प्रकार से अपनी दिखा रहे हैं पावर थोड़ी सी, कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हम क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं हमारे। तो ये गुप्त तरीके से उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है। ये जगह नहीं बताई है कि ये कहां पर है ईरान के अंदर, लेकिन ये पिक्चर शेयर की है। रीजन इसका क्या है समझिए आप पूरी घटनाक्रम। एक है JCPOA एग्रीमेंट है, एक ईरान न्यूक्लियर डील का नाम आपने सुना होगा, उसको JCPOA बोलते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो यहां पर हुआ क्या था, ईरान के साथ में अमेरिका के साथ डील हुई थी, समझौता हुआ था कि अमेरिका किसी प्रकार का न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, मतलब परमाणु बम वगैरह इस प्रकार की चीजें नहीं बनाएगा। कौन, ईरान। लेकिन ये काम हुआ था ओबामा के समय पर। अब उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो इस डील से बाहर निकल गए और ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए। ईरान इससे परेशान हो गया और वो परेशान होकर के इस प्रकार की अब चीजें कर रहा है ईरान, मतलब कहीं ना कहीं डिटरेंस क्रिएट करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमें भी दम है, हम भी इस प्रकार के न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करके हम परमाणु बम बना सकते हैं। तो ये कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही जो बाइडेन अभी आएंगे अमेरिका के अंदर, तो ये फिर से समझौता रिवाइव हो जाएगा जो ईरान न्यूक्लियर डील है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील है। ईरान के साथ भारत के भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो वहां पे भारत के रिलेशन जो है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ईरान के ऊपर। इस प्रकार के यदि सैंक्शन लगाए जाते हैं तो ये कुछ घटनाक्रम है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा जब जो बाइडेन चुनकर के जब अपनी गद्दी संभाल लेंगे, चुनकर तो आज आ गए हैं वो, लेकिन 20 जनवरी को शपथ लेंगे जो बाइडेन, उसके बाद कुछ नए घटनाक्रम दुनिया के अंदर सामने आएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल उलट प्रकार की राजनीति होगी। जो ट्रंप कर रहे थे थोड़ा उससे उलट राजनीति होगी, तो ये आगे देखने को मिलेगा हमें। तो पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नई शिक्षा नीति 2020 की। यहां पर एक बड़ा सवाल है कि तमिल में
बीटेक कर विदेश में नौकरी का सपना कैसे पूरा होगा। तो ये बात निकल करके आ रही है। तो 2020 में बात की गई थी नई शिक्षा नीति में कि मातृभाषा जो है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी इस शिक्षा नीति के तहत। तो आपको पता होगा बैकग्राउंड में कि शिक्षा नीति की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो कोठारी आयोग आपको पता होगा 1964-65 में आया था कोठारी आयोग। उसके बाद भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में दूसरी शिक्षा नीति, और फिर तीसरी आई थी 1992 में। तो ये शिक्षा नीति थी। उसके बाद अभी ये आ गई है 2020 में शिक्षा नीति जो आई है अपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि किस किस प्रकार से चीजें आगे चली हैं। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि यदि हम मातृभाषा में किसी को बीटेक करा रहे हैं भारत के अंदर और वो बीटेक सीख रहा है, तो क्या वो विदेश में नौकरी पा सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन लैंग्वेज यदि हम बात करें तो इंग्लिश एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जो कि मैक्सिमम का सभी कंट्री में बोली जाती है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि सभी लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आपको जॉब्स मिल सकती हैं भारत के बाहर भी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यदि हम तमिल नहीं किसी भी मातृभाषा में यदि हम अपनी बीटेक या कोई भी ऐसी स्किल कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या ये चांसेस बनेंगे कि हम विदेश में जाकर के नौकरी पा सकें। तो ये एक बड़ा सवाल है इस शिक्षा नीति के ऊपर। तो ये यहाँ पर न्यूज कवर की गई है। तो इसके बारे में आपको कुछ आइडियाज होने चाहिए कि शिक्षा नीति कब कब कैसे कैसे आई हैं। तो देखते हैं आगे। ये बात की जा रही है पेज नंबर 10 पे है, भारतीय भाषाओं में होगा डोमेन नेम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम होता क्या है। ये आप देख सकते हैं, आप तो देखी होगी वेबसाइट कई बार लिखी हुई देखी होगी। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे जैसे कि जियो, ये होता है डोमेन नेम। तो इसको हम बोलते हैं इस पार्ट को डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम 22 भारतीय भाषाओं में दिए जाने की बात की जा रही है। ये वही 22 भारतीय भाषाएं जो कि अनुसूची 8 में 22 भाषा शामिल है संविधान की, वही 22 भाषाएं ये। तो इनमें अब डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाएगा, ये ऐसी बात बताई जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है डोमेन नेम। आप अपने नाम से भी डोमेन नेम ले सकते हो। जैसे कि आपका सपोज नाम है XYZ, तो आपको मिल जाएगा www.xyz.com.org। इसमें फिर कई सारे ये होते हैं। तो अभी आपको केवल डोमेन नेम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ये एक दृश्य है, ये है डल झील का। तो डल झील की बात यहां पर की जा रही है। डल झील जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक है। इसके अलावा एक वुलकर लेक भी है, सॉरी वुलर लेक। तो डल झील और वुलर लेक दोनों ही इंपॉर्टेंट झील हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये है झेलम नदी के किनारे हैं। ये दोनों ही झील जो है झेलम नदी के पास में है। ये डल झील और वुलर झील दोनों ही इंपॉर्टेंट झील हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा ही सुंदर दृश्य लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में डल झील का। ये दैनिक भास्कर की कुछ न्यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की गई है कि कॉलेज शिक्षा व्याख्याता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची जारी की गई है आरपीएससी की तरफ से। तो ये जो आप देख सकते हैं, जो भी जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो देख सकते हैं कि कहीं उनका इसमें नंबर तो नहीं, आरक्षित सूची जारी की है उन्होंने। तो ये है कला संकाय में वस्त्र की रंगाई छपाई पद के लिए हुई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 8 जनवरी के लिए थे। तो उसके संबंध में ये जारी की गई है जो आरक्षित सूची है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा साइट पर जाकर के कि आपके संबंध में ये रेलेवेंट है या नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी की गई है सीजीआई के जरिए। तो यहां बात की गई है वन अफसरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। तो ये बात की गई है वन अफसरों की, यानी फॉरेस्ट की बात चल रही है। तो लाठी लेकर वे तस्करों से कैसे निपटेंगे, ये एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का। यानी कि हमारे प्रशासन से पूछ रहे हैं कि कैसे जो हमारे फॉरेस्ट के संरक्षक हैं, फॉरेस्ट की रक्षा करने वाली कर्मचारी अधिकारी हैं, वो केवल लाठी के सहारे कैसे निपटेंगे ये जो तस्कर लोग होते हैं इनसे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं तस्कर ये। तो बात ये की जा रही है क्यों ना इनको यानी कि गन्स देने की बात यहाँ पे की जा रही है कि सरकार क्यों नहीं ऐसे प्रावधान करती है कि इनको गन्स प्रोवाइड कराई जाए, इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। तो ये एक सवाल है। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई इस प्रकार की चिंता जता रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें रहती हैं। आपको पता है जो वन अधिकारी होते हैं, वन कर्मचारी, उनके पास इस प्रकार की कोई गन्स जैसे कि पुलिस में आपने देखी होंगी उनके पास होती हैं, लेकिन वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वन विभाग के अंदर। ये है अमेरिका के संबंध में बात है, वीजा के संबंध में। तो अमेरिका में अब वेतन के आधार पर H1B वीजा दिया जाएगा। इसको पहले लॉटरी के आधार पर दिया जाता था। तो H1B वीजा की बात यहां पे की जा रही है। अब कैसे दिया जाएगा, सैलरी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे H1B वीजा दिया जाएगा। भारतीय लोग
विदेश में जो काम करने के लिए जाते हैं, अमेरिका में स्पेशली, वहां पर H1B वीजा उनको इशू किया जाता है। तो देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वीजा है इंडिया के संबंध में। तो H1B वीजा है, ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो इसके लिए बात ये की जा रही है कि अब इसको सैलरी के बेसिस पर दिया जाएगा, ना कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर दिया जाएगा। तो बहुत ही पॉपुलर वीजा है H1B वीजा, भारतीय प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा है H2B वीजा। H2B वीजा क्या होता है, ये सीजनल वर्कर्स को इशू किया जाता है। सीजनल वर्कर्स हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो होते हैं उनके लिए, और कई सारे और भी काम होते हैं। तो जो सीजन के बेसिस पे जाते हैं, कुछ 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए जाते हैं जो वहाँ काम करने के लिए, तो उनको H2B वीजा इशू किया जाता है अमेरिका की तरफ से। फिर तीसरा यहाँ पे L1 वीजा, ये होता है इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए। तो ऐसा होता है कि सपोज हमारी इन्फोसिस कंपनी है भारत के अंदर और यूएसए के अंदर भी इसका ऑफिस है। तो इन्फोसिस कंपनी अपने भारतीय स्टाफ को, यानी कि भारत में जहां भी उसके बेंगलुरु हैदराबाद में कंपनी, वहां से अपने स्टाफ को यूएसए के अंदर भेज रही है, तो L1 वीजा इशू किया जाता है। या फिर यूएसए की जैसे गूगल कंपनी है, उसका ऑफिस है उसका भारत के अंदर, और किसी भारतीय व्यक्ति को वो यूएसए के अंदर बुला रही है, तो उसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर इशू किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं L1 वीजा। फिर है यहाँ पे एक J1 वीजा। J1 वीजा होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स काम करने के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, उनको J1 वीजा इशू किया जाता है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। और फिर एक H4 वीजा। H4 वीजा उनको दिया जाता है जो कि डिपेंडेंट्स होते हैं H1B वीजा वाले। मतलब कि जो H1B वीजा लेकर के गए हैं विदेश में काम करने के लिए, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, स्किल वर्कर्स हैं, तो उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए जो वीजा इशू किया जाता है उसको बोलते हैं हम H4 वीजा। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वीजा हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसके बेसिक्स थोड़े से आइडियाज के होने चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।